मेरी मेरी ड्राइव लिंक दे दूंगा, उसके अंदर सारे पीडीएफ से प्लस नोट्स है, नोट्स के अंदर पेज नंबर लिखे कौन सा हमें पेज को रेफर करना है, तो नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में क्या क्या कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, वो भी रेड पेन से मार्क करे हुए हैं, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने सिलेबस में चार चार पार्ट्स है। फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम, जिसके अंदर फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम है और सेट कवरिंग प्रॉब्लम है। दूसरा है ऑल इन्वेंट्री मॉडल्स, जो 6 इन्वेंट्री मॉडल्स है, 4 जिसमें डिमांड डिटरमिनिस्टिक है, मतलब डिमांड हमको पता है, और बाकी के 2 स्टोकास्टिक है, डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है, हमें डिमांड पता नहीं, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड है डीईए, जिसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, और इसके लास्ट है फिर मार्कअप डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम, फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम में फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम पड़ते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें सर ने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी और न्यूमेरिकल नहीं कराया था। ठीक है, तो फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम ये अपन से ऊपर ऊपर से करेंगे, सिर्फ समझेंगे कि इक्वेशन कैसे बनती है। एंड मैं साइड बाय साइड ये ड्राइव भी मैंने ओपन कर रखी है, तो इसके अंदर सारे मेरे पास टेबल्स भी है, तो जेड टेबल भी अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे एक क्वेश्चन के लिए। एंड प्लस वो पीडीएफ में खोल के रखा था कि समझ में आ जाए। पेज पीपीटी 5 पेज 127, सो पीडीएफ 5 पे पेज 127। ठीक है, तो ठीक है, अभी इस फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम का मतलब ये कि जो 2 तरीके के कॉस्ट हो गए, एक तो फैसिलिटी को सेटअप करने का फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूनिट्स का कॉस्ट। ठीक है, तो इधर से लेफ्ट साइड के अंदर फैसिलिटी से, लेफ्ट साइड के अंदर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड के अंदर फैसिलिटीज है, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, कितनी भी। राइट साइड में कस्टमर्स है। ठीक है, फैसिलिटीज को सेटअप होगी या नहीं होगी, या तो होगी तो इसको बोलते हैं कि एक टाइप का वेरिएबल होता है, जिसके अंदर या तो जीरो होता है या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? बाइनरी वेरिएबल। हाँ, बाइनरी वेरिएबल। तो बाइनरी वेरिएबल के अंदर मतलब या तो जीरो होगा, वन होगा, जीरो का मतलब वो सेटअप नहीं होगा, और वन होगा मतलब सेटअप होगा। तो सबसे पहला वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल होगा वाई। वाई वन है, इसका मतलब फैसिलिटी बनेगी, जीरो है मतलब फैसिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा वेरिएबल है कि नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम फैसिलिटी आई टू कस्टमर जे। अब ठीक है, समझते कॉन्सेप्ट समझते। तो इसके अंदर कुछ इतनी सारी फैसिलिटीज है, कुछ बनेगी कुछ नहीं बनेगी, या फिर बाकी कस्टमर से। जितना कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी है उससे ज्यादा आप यूनिट भेज नहीं सकते, और जितना डिमांड है राइट साइड के अंदर उतना ही आपको भेजना है। ठीक है, तो इसमें सर ने क्या किया था कि सर की रिसर्च इसके ऊपर ही है, प्रोफेसर शाहरुख अंजुम की। तो इस रिसर्च के अंदर वो इनको इक्वेशंस बनाती है, जितनी अच्छी इक्वेशंस होती है उतना कम टाइम लगता है सॉल्वर को सॉल्व करने में आंसर। ठीक है, तो देखो ये होगी एक एक फैसिलिटी। सेकंड, एक सेकंड। तो मतलब पहले हमारे पास फैसिलिटी है, हम्म और मतलब उसके ऊपर से मिनिमम मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं वो हमें डिसाइड करना होगा। नहीं और नहीं, जो अभी कस्टमर है अभी वो तो मिनिमम। ये वाला पार्ट खत्म करने दे, फिर तो जैसे मैं समझाता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होगा, एक बार मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन सर। तो देख, फैसिलिटीज ये, कस्टमर्स ये, इनकी फैसिलिटीज की कैपेसिटीज होती है और कस्टमर्स का डिमांड होता है, और फैसिलिटी को सेटअप करने का फिक्स्ड कॉस्ट होता है। कोई भी यूनिट इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होगी तो उनका एक शिपिंग कॉस्ट होगा। हमेशा जो भी एलपीवी प्रॉब्लम होती है उसमें कॉस्ट मिनिमाइज करना, मतलब इसके अंदर कॉस्ट मिनिमाइज करना है। और इधर 2 तरीके की कॉस्ट है, एक तो शिपिंग कॉस्ट है और एक फिक्स्ड कॉस्ट है। अब इसके अंदर अपन 3 सेट ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। ये पहला फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस है, ये सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस है, थर्ड सेट ऑफ इक्वेशंस है। इनको जैसे फर्स्ट से सेकंड ज्यादा अच्छा है और सेकंड से थर्ड ज्यादा अच्छा है। तो जो फर्स्ट वाला है उसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको टाइम लगता है अराउंड 50,000 सेकंड्स, और अगर जो लास्ट वाला है इसको सॉल्व करते हैं इसको टाइम लगता है 2 सेकंड्स। तो ये इंप्रूव कैसे किया, मैं उस तक पहुंचना है। और ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि थ्योरी थ्योरी पूछा है तो इसके चांसेस बहुत कम है, जो इसके बाद सम होगा वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चन। तो पहली बात डिसीजन वेरिएबल्स क्या है कि वाई, या तो फैसिलिटी सेटअप होगी या नहीं होगी। फिर एक्स, नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम फैसिलिटी आई टू कस्टमर जे। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, मिनिमाइज, तो एफ इधर कॉस्ट हो गया, वाई हो गया नंबर ऑफ, वाई होगा फैसिलिटी सेटअप होगी तो 1 इंटू फिक्स कॉस्ट, नहीं होगा 0 इंटू फिक्स कॉस्ट। फिर इधर शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आई फैसिलिटी टू जे कस्टमर। ठीक है, ये दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फिर इसके अंदर आएगा एक्स आई जे के अंदर देखने की ये जो एक्स आई जे यूनिट्स है वो कैपेसिटी से ज्यादा तो जा नहीं सकते, जितना तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी उससे ज्यादा तो तुम यूनिट्स बाहर भेज नहीं सकते। मैक्सिमम उतने ही भेज पाएंगे। करेक्ट। तो दूसरा, डिमांड जो है डिमांड के जितना बराबर भेजते हैं, क्योंकि डिमांड हमें सेटिस्फाई करना है। ओके, अब इसके अंदर एक्स जो है जीरो से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमें कुछ तो यूनिट भेजने ही पड़ेंगे। एंड वो कैपेसिटी जो है, एक तो पहले फैसिलिटी बनेगी तो वाई 1 होगा, नहीं होगा तो 0। और अगर फैसिलिटी बन रही है तो कैपेसिटी से कम ही होगा अगर भेज रहे हैं तो।
अब हमें इसी इक्वेशंस को इंप्रूव करना है ताकि हमें कम टाइम में हमको सेम आंसर मिले। तो हम्म। इंप्रूव कैसे किया, हम सीधा लास्ट वाले पे आ जाते हैं क्योंकि हमको फाइनल में यही आंसर लिखना है। इन्होंने इधर भी वाई आई जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी बनेगी उसी के लिए तो ये यूनिट कम होगा, राइट? अगर फैसिलिटी नहीं बनेगी तो ये यूनिट ये होगा ही इक्वेशन नहीं। प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब ये वैलिड ही नहीं है, हाँ मतलब हाँ वैलिड नहीं है लेकिन और इंप्रूव हो रही है इक्वेशन। हाँ, समझ गया। क्योंकि देख, अगर पांचल ये पहले वाई नहीं था और ये फैसिलिटी नहीं बनती तो ये जीरो होता, यूनिट्स भी जीरो होता, तो जीरो इक्वल टू जीरो सही है। लेकिन अभी क्या है, हमको पहले से पता है कि अगर फैसिलिटी बन ही नहीं रही है तो या तो ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो ये और प्रूव करती है कि ये जीरो से ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है तब जीरो हो रहा है, इसलिए नहीं कि यूनिट्स कोई कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर जीरो हो रहा है। बस इसके अंदर एक लॉजिकली सोचे तो ये जो इक्वेशन है कि मिनिमम यू और आई है, अगर तुम्हारा कैपेसिटी डिमांड से कम है तो तुम कितना ट्रांसपोर्ट करोगे? कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं ज्यादा, हाँ राइट? हाँ, और अगर तुम्हारा डिमांड कम है तो तुम डिमांड ट्रांसपोर्ट करोगे क्योंकि तुम्हारा जितना डिमांड। मांगे उतना भेज देंगे। हाँ। हाँ, तुम इन दोनों में से कोई भी मिनिमम वो सिलेक्ट करना है, प्लस वाई आई। वाई आई मतलब या तो फैसिलिटी बनेगी तभी ये दोनों होगा, वरना फैसिलिटी नहीं बनी तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमें सारे सारे वाई आई के लिए करना है, सारे वाई आई मतलब सारी फैसिलिटीज के लिए करना है और सारे कस्टमर्स के लिए करना है। तो बस ये इक्वेशंस लिख के आनी एग्जाम में, अगर इफेक्ट लोकेशन प्रॉब्लम पूछे। इसका न्यूमेरिकल सर ने हमको कराया ही नहीं, ठीक है? कौन सी वाला? ये रेड वाली ना, ये वाली? हाँ, ये पूरा इधर से लेके इधर तक पूरा। ओके, एक सेकंड में लिख दूं। ये मेरे अब इससे बहुत कम ही टॉपिक्स है, अगर तू देखेगा ना, अगर ये वापस रिवाइज करेगा तो हो जाएगा। तो मतलब तू अगर वीडियो भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक लिखने है, की जरूरत चलो, नहीं है। ओके, मैं कुछ नहीं बहुत लिख। कम ही है। इसके बाद में ये सिर्फ पहला थियरी पोर्शन था, बाकी सब प्रैक्टिकल है। इसमें तो ठीक कोई है, याद हो जाएगा सब अपने आप। तो ठीक ये है। देखिए, पहला फॉर्मुलेशन 50,000 सेकंड लगता है सोल्यूशन ढूंढने में, थर्ड फॉर्मुलेशन हम्म 2 सेकंड लगते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढने में। ओके, हम्म अब अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। इसका भी आने का चांसेस कम है, लेकिन इसका आने का चांसेस ज्यादा है कंपेरेटिवली। लेकिन दोनों क्या है, सेट कवरिंग प्रॉब्लम है। सेट कवरिंग प्रॉब्लम में क्या है, इधर अपने एक एयरवेज है, ये इतनी 11 फ्लाइट्स है, राइट? और इसमें 12 सीक्वेंसेस है। हम्म हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 11 की 11 फ्लाइट में क्रू भेजना है, ठीक है? हम्म और अपने पास अवेलेबल सिर्फ 3 क्रूज है। हम्म तो 3 क्रूज, एक क्रू एक सीक्वेंस पे असाइन कर सकते हो। या हम्म तो एक क्रू इस पे मतलब किसी भी एक, ये 12 सीक्वेंसेस है, इन 12 में से किसी 3 क्रू को 3 सीक्वेंसेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक क्रू मान चल इधर चले गया, एक क्रू इस वाले सीक्वेंस में चले गया, एक क्रू इस सीक्वेंस चले गया, राइट? जैसे हम्म 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक सीक्वेंस का एक कॉस्ट है। तो जैसे एक्स, ये फर्स्ट सीक्वेंस का 2 कॉस्ट है, थर्ड सीक्वेंस का 4th कॉस्ट है। अब इमेजिन कर, अगर फर्स्ट क्रू सेलेक्ट होता है तो सैन फ्रांसिस्को टू लॉस एंजलिस के अंदर पहले क्रू चले जाएगा, फिर लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्रू चले जाएगा। मतलब ये 2 फ्लाइट कवर हो जाएगी, ठीक है? हम्म हमें ऐसे 3 सीक्वेंस सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे क्रूज जाएंगे, जहाँ पे हमारी सारी फ्लाइट्स कवर हो जाए, ठीक है? अब इसके कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। हमारे को आंसर भी ये लिख के आना है, ये और ये। अगर पूछेंगे एग्जाम में तो क्या लिखना है हमको? सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या है? एक्स जे। या तो ये एक्स जे मतलब 1 से लेके 12, या तो ये 1 होगा या 0। मतलब या तो सीक्वेंस सेलेक्ट होगा या ये सीक्वेंस सेलेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। सीक्वेंस सेलेक्ट हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0, जीरो। ठीक है? अब इसका कॉस्ट, कॉस्ट सबको 2x1 3x2 4x3 जो भी इधर नीचे लिखा हुआ है इंटू x1 x2। या तो ये ओके। सिलेक्ट होगा तो कॉस्ट इनकर होगा, नहीं सिलेक्ट होगा तो कॉस्ट इनकर नहीं होगा, ठीक है? ओके। और कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज, राइट? अब देखो कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट देखिए तो इधर सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस इस सीक्वेंस के अंदर है, 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 राइट? अगर ये फ्लाइट कवर करनी है तो हमें x1 x4 x7 x10 इनमें से एक फ्लाइट तो, एक फ्लाइट में तो एक सीक्वेंस तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट? इसका मतलब इनमें से एक सीक्वेंस तो 1 होना ही चाहिए, एक सीक्वेंस तो 1 होना ही चाहिए, ठीक है? अगर एक सीक्वेंस 1 होना चाहिए तो इसका मतलब x1 प्लस x4 प्लस x7 प्लस x10 शुड बी मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है? तो देख, एक भी इसमें एक भी 1 तो हो ही जाएगा, राइट? अगर मोर देन इक्वल टू 1 है तो, ओके। करेक्ट? तो फिर इसमें ये हमको ऐसे 1 का आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली हमें सब में ऐसा करना है कि कम से कम एक 1 होगा तो वो फ्लाइट कवर हो जाएगी। तो इधर ऐसे SF टू LA इनके अंदर कोई भी एक होता कवर हो जाएगा, फिर SF टू डेनवर इनमें से कोई एक होता कवर हो जाएगा, फिर SF टू सिएटल इनमें से कोई एक होता कवर हो जाएगा, ठीक है? अब इन दी एंड जो अपने क्रूज थे, क्रूज तो 3 अवेलेबल है, मतलब जो टोटल तो सारे x1 से लेके x12 तक सारे सीक्वेंसेस ऐड अप करता है तो टोटल 3 होने चाहिए। वैसे तो 3 सीक्वेंसेस सिलेक्ट कर सकता है, राइट? तो 3 सीक्वेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब 3 सीक्वेंसेस अगर सेलेक्ट कर सकते हो तो ये कंस्ट्रेंट बन गया। अब एक्स जे क्या है, या तो एक्स जो है वो 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पे फॉर ऑल जे 1 से लेके 12 तक तो सारे सीक्वेंस की बात हो गई, हाँ, वो समझ गया। दिस इज एग्जैक्टली 3 क्रूज। तो आंसर क्या आया?
3, 4 एंड 11। तो देख, वन पहली फ्लाइट इसने कवर कर ली, सेकंड इसने कवर करी, थर्ड इसने कवर की, फोर्थ इसने कवर की, फिफ्थ इसने कवर की, सिक्स इसने कवर की, सेवंथ इसने कवर की, 8, 9, 10 और 11। समझा? ओके, सारी फ्लाइट्स कवर हो गई इन 3 सीक्वेंसेस से। तो हमें ऐसा फोटो दिया होगा सर ने, नहीं, और हमें बस हमको इधर तक खत्म करना है। इधर तक। क्वेश्चन में ऐसा फोटो दिया होगा हम लोगों को? नहीं नहीं, ये सब देंगे ही नहीं अपन को, हमको सिर्फ इक्वेशंस बनाने को बोलेंगे बस। तो पर हमें क्वेश्चन क्या दिया होगा ऐसे सब में? ये कि व्हाट इज द, वो बोलेंगे मेक एन एलपी प्रॉब्लम। एक एन एलपी प्रॉब्लम मतलब तुम्हें डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कंस्ट्रेंट्स ढूंढने हैं, बस। पर कंस्ट्रेंट्स में हम ओके, मतलब हमें यहाँ पे खत्म कर देना है, कौन से सिलेक्ट करने हैं वो हमें नहीं बताना। हाँ, वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सॉल्वर हमारे पास नहीं है। ओके ठीक ठीक है, है। मतलब हमें खाली x1 प्लस x4 प्लस x7 प्लस x10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा लिखना है। यस। तो मेरे को एक बार खाली ऊपर वापस सारे एक बार समझा देना ना कि सेकंड वाला भी कौन सा है, x 2 5 8 2, 5, 11। 8, 11। तो देख, 2 में एक है फ्लाइट, 5 में है, 8 में, 11 में। तो इनमें से ओके एक तो 1 होना चाहिए, तो मोर देन इक्वल टू 1। ओके, मतलब हम लोग ने हर फ्लाइट का लिख दिया जो हम बाद में दिया, हाँ, दिया हर होगा, फ्लाइट के लिए, ताकि सारी फ्लाइट में से एक भी होगा तो कवर हो जाएगा। कवर हो जाए। ओके गॉट इट, समझ समझे? गया। फिर सेट कवरिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर 6 लोकेशंस थी, ए बी तो सी डी अभी ई। अभी अभी तक तूने मेरे को कौन सा करा दिया? एक तूने मेरे को फिक्स चार्ज लोकेशन प्रॉब्लम पहला हाँ, कराया। और सेट उसके कवरिंग प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन कराया। ओके, सेट कवरिंग के कितने क्वेश्चन है? पहला 2, ये दूसरा है। ओके ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 7 लोकेशन थे। हम्म और इन्होंने बोला कि जो लोग है, हर एक लोकेशन के लोग, उनकी 10 किलोमीटर की रेंज में एक मॉल होना चाहिए। ठीक है, उनके 10 किलोमीटर के लोकेशन में एक मॉल होना चाहिए। क्योंकि मैं भी अपने नोट्स ओपन कर लेता हूँ, एक ही सेकंड। हाँ, ठीक है। तो देखो, अभी हमने ये कवर कर लिया, फुल हम्म स्क्रीन। फिर कहाँ पे है सेट कवरिंग प्रॉब्लम? ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखना, 6 लोकेशन से 7 लोकेशन से, सारी 7 लोकेशन का मॉल बनाने का कॉस्ट है, ए में मॉल बनने का कॉस्ट, बी में मॉल बनने का कॉस्ट, सी में मॉल बनने का कॉस्ट, डी में, सब में मॉल बनने का कॉस्ट दे रखा है ना। ठीक है। अब मॉल बनने का कॉस्ट हमको मिल गया। तो अगर मॉल बनाने का कॉस्ट हमें मिला, तो इमेजिन कर, हमको कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। सबसे पहले या तो मॉल बनेगा या नहीं बनेगा, तो डिसीजन वेरिएबल बन जाएगा, राइट? तो हम्म डिसीजन वेरिएबल क्या है? या तो मॉल बनेगा तो 1, नहीं बनेगा तो 0। हम्म ठीक है, ये समझ में आया? हाँ समझ ऑब्जेक्टिव गया। फंक्शन क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो इंटू ए, सारे ऐड करके तो मिनिमाइज हाँ, कर देना है। मिनिमाइज करना है। अब कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं। तुझे क्या चाहिए कि रीजन ए में देयर शुड बी मॉल विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रीजन ए। ठीक है, तो इधर से हम्म देखते हैं। अगर तू चाहता है कि रीजन ए के 10 किलोमीटर की रेंज में एक मॉल हो, इफ यू वांट दैट देयर शुड बी अ मॉल विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रीजन ए, तो अगर तू ए पे मॉल सेट करेगा तो 10 किलोमीटर में हो जाएगा। तो बी में सेट हम्म करेगा तो भी 6.1 है, तो भी 10 किलोमीटर की रेंज में होगा। इन दोनों में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ए एफ में करेगा तब भी हो जाएगा, राइट? हम्म इसमें मैं, ये क्या है? डिस्टेंसेस बिटवीन रीजंस, ए एंड ए के बीच में समझ डिस्टेंस। गया समझ गया। हाँ, तो ए बी और एफ तीन तीन जगह में हाँ, है। एक्स ए, एक्स बी, एक्स एफ, इनमें से एक को तो 1 होना पड़ेगा। इनमें से एक को तो एक जगह तो मॉल बनना ही होगा, ताकि चूज ए करना से पड़ेगा, 10 हाँ। किलोमीटर की रीजन में एक मॉल हो। तो ऐसे हमने सेलेक्ट किया एक्स ए बी एफ शुड बी मोर देन इक्वल टू 1। मोर देन इक्वल टू रीजन 1। बी, ओके, तो ऐसा मैं सारे रीजन के बना दिया, समझ करेक्ट, तो देयर गया। शुड बी मॉल विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रीजन बी। तो ऐसे तुमने मोर देन कर लिया, राइट? तो बस इतना ही करना था, एंड लास्ट करा, फिर हमारा आंसर खत्म। डन, समझो? खत्म, समझ गया। ये खत्म। ट्रैवलिंग सेगमेंट प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऐसे सर ने बोला। इन्वेंट्री मॉडल। अब इन्वेंट्री मॉडल क्या है? इन्वेंट्री मॉडल एक ही सेकंड रुकना, मैं सेट कवरिंग प्रॉब्लम की नोट्स लिख दूं। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल बनाना होगा। इस नोट्स के अंदर वही है जो तेरे को पढ़ना है, इसी का कुछ भी मेरे एक्स्ट्रा को चीज नहीं पता है, पर मैं खाली फटाफट लिख रहा हूँ, तो मेरे को कोई डाउट अभी आ रहा हो ना तो मैं तेरे को पूछ लूँ। फिर मिनिमाइज कॉस्ट, और बाद में मिनिमाइज कॉस्ट करने के बाद वो क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रेंट्स बनाना है। हाँ, ऑब्जेक्ट डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स। ओके गॉट इट। है ना? अब देख, इन्वेंट्री मॉडल के अंदर क्या होता है? इन्वेंट्री मॉडल के अंदर 3 चीजें, मतलब 2 चीजें। एक तो जहाँ पे डिमांड डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब डिमांड तुझे पता है। और एक जहाँ पे डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब डिमांड तुझे पता नहीं नहीं है पता, कि तुझे ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब दे रखा है। ठीक है, हम्म तो डिटर्मिनिस्टिक डिमांड में तेरे को सिर्फ फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक तो है। सबसे पहले तेरे को क्या ढूंढना है कि 2 क्वेश्चन होते हैं, हाउ मच टू ऑर्डर एंड व्हेन टू ऑर्डर। तो हाउ मच टू ऑर्डर कितना होता है? ईओक्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2 DCO/DH। डी क्या है? डिमांड
CO के ऑर्डरिंग कॉस्ट, H के होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ओके इससे तुझे ऑप्टिमम क्वांटिटी पता चल जाएगी। ओके अब इनका होल्डिंग कॉस्ट पता करते हैं। इधर इधर Q जो है वो Q है मैक्सिमम इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब देख, अगर तूने ऑर्डर दिया, लीड टाइम, आज तूने ऑर्डर दिया, लीड टाइम में तेरा ऑर्डर आ जाएगा, जैसे Q तेरे स्टॉक के अंदर आता है, तेरी इन्वेंट्री ऊपर Q शॉर्ट अप कर जाएगी, राइट। तो तेरी मैक्स इन्वेंट्री कितनी होगी, Q। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मिल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ओके एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है CH इक्वल्स टू I इंटू C। आई का मतलब होता है एनुअल रेट। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ ले। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट रेट एंड यूनिट कॉस्ट। मान चल यूनिट कॉस्ट कितना है तेरा, 100, और रेट एनुअल होल्डिंग रेट कॉस्ट कितना है, 10%। तो 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10। तो 10 तेरा होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। मेरा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 10 और फिर हाँ इनटू एवरेज इन्वेंटरी तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मिल गया। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिमांड बाय क्वांटिटी ऑर्डर इन वन ऑर्डर। तो ओके क्वांटिटी कितना ऑर्डर करेंगे, ये EOQ ऑर्डर करेंगे, तो EOQ D/Q इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो मतलब तेरा क्यू मतलब EOQ हुआ, जब तूने क्यू लिखा है तब EOQ का मतलब ओके करेक्ट, इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब Q वाला और EOQ, और थर्ड फार्मूला कौन सा था तूने वहां पे स्किप कर? वो टोटल दोनों का एड अप कर टोटल दिया, एनुअल टोटल होल्डिंग एनुअल ऑर्डरिंग को, हाँ हाँ समझ गया समझ ठीक है। गया। अब इसके अंदर तुझे EOQ निकाल दिया तूने, मान चल 2 DCO/DH। इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, होल्डिंग कॉस्ट दे रखा है। होल्डिंग कॉस्ट में 20% रेट है और 2.5 यूनिट कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई करके तूने होल्डिंग कॉस्ट निकाल दिया। और अब तुझे तो बस एनुअल डिमांड भी है, तो तूने EOQ निकाला। अब रीऑर्डर पॉइंट क्या होता एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल कर, एक बार रीड करने दे। 2 इंटू डिमांड दिया हुआ है, फिर इंटू है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ordering cost which is 25 per order upon होल्डिंग कॉस्ट holding cost तूने ढूंढा, holding cost is 0.5, 20% of unit cost। तो 0.5, ओके गॉट 20% क्या है, 20% रेट है। रेट आई है मतलब होता है ना, रेट। IC, तो IC। अब देख, ओके इसके अंदर ये होते हैं, दो चीज होते हैं, रीऑर्डर पॉइंट और साइकिल टाइम। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि तुझे कितनी इन्वेंट्री है जब तुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि जब तक तेरा लीड टाइम हो, तेरे पास कुछ ना कुछ, जो जब भी तेरा डिमांड हो वो तेरा लीड टाइम में कंज्यूम हो जाए, और तेरा जैसे डिमांड वो जो लीड टाइम में जितना तूने स्टॉक रखा था वो खत्म हो जाए, तो नया ऑर्डर भी आ जाना चाहिए। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या है, लीड टाइम डिमांड, लीड टाइम इन डेज, लीड टाइम इन डेज मान चल कि 5 दिन का लीड टाइम है, और डेली डिमांड कितना है तेरा, 10, ठीक है। तो तेरे को कितना रखना होगा, 50 क्वांटिटी। जब 50 50 में क्वांटिटी 50 हो तो तुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए, सो दैट इज द रीऑर्डर पॉइंट, ओके। ओके साइकिल टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, ठीक है। हाँ तो अगर तेरा टोटल ऑर्डर्स कितने, टोटल ऑर्डर्स निकालते डिवाइड बाय Q से, ठीक है, तो नंबर ऑर्डर्स पता चल गए। अब टोटल हाँ वर्किंग डेज मान चल 250 है, 250 इधर देख, अगर 200, तेरा टोटल वर्किंग डेज कितना है, 250, 250 ठीक है। और डिमांड में नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो तुझे पता चलेगा दो ऑर्डर्स के बीच में कितने दिन लगते हैं, ठीक हाँ है। समझ गया। बाकी टोटल कॉस्ट तो सेम उसी तरीके से, टोटल एनुअल कॉस्ट पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऐड करेगा तो मिल जाएगा, है ना। हम्म ये हो गया फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट इन्वेंट्री मॉडल। अब सेकंड करें इकोनॉमी। अभी हमने क्या करा, इन्वेंट्री मॉडल विथ EOQ, ठीक है। ये इन्वेंट्री ओके मॉडल, हाँ, इन्वेंट्री मॉडल में हमने EOQ पढ़ा, नॉर्मल EOQ पढ़ा। तो EOQ ओके इन्वेंट्री मॉडल पढ़ लिया। EOQ इन्वेंट्री में हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर इज द रीऑर्डर पॉइंट, हाउ मच टू ऑर्डर इज EOQ, ठीक है। तो इन्वेंट्री मॉडल में हमने EOQ पढ़ लिया। अब हाउ इकोनॉमी, मच टू ऑर्डर इज EOQ और व्हेन टू ऑर्डर इज रीऑर्डर टाइम, रीऑर्डर, हाँ, रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट। हाँ। अब इकोनॉमिक प्रोडक्शन लॉट साइज मॉडल, इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दैट द ऑर्डर अराइव्स इन शिपमेंट ऑफ साइज Q स्टार, जो कि अचानक से आता है, as in EOQ model we assume that the units are supplied to inventory at a constant rate over several days or several weeks। मतलब हर रोज तुझे कुछ ना कुछ, मतलब इधर प्रोडक्शन शुरू किया, मशीन को स्टार्ट किया, तेरे को डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। ओके या फिर, या तो डेली मिल रहा है या फिर हर एक वीक तुझे कुछ मिल रहा है, तो इधर डेली का काम है। सबसे पहले तुझे पता करना है कि जब तू प्रोडक्शन शुरू करता है तो तुझे ऑप्टिमम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो उसका फॉर्मूला है Q स्टार, ठीक है। अब Q स्टार जो पहले U की, तो फॉर्मूला सेम ही है, 2DCO/CH। बस एक एक्स्ट्रा चीज इधर आई है, 1 - D/P। डी का मतलब है डेली डिमांड, और पी का मतलब डेली प्रोडक्शन। अब इसमें मैं आता हूँ कैसे कैसे इधर आया, ठीक है। डेली डिमांड में डेली प्रोडक्शन। अब समझना, मान चल तेरा Q 1000 है, मतलब तूने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मशीन स्टार्ट किया, तो तुझे 1000 बनाना था, ठीक है। तो तुझे डेली डेली प्रोडक्शन हो रहा है और डेली डिमांड होगा, राइट। तो मान चल 100 सप्लाई हुआ, 80 डिमांड था, तो 20 बचा। वापस 100 सप्लाई था, डिमांड इधर कांस्टेंट है, तो डिमांड इधर में दिमाग लगा नहीं, हर डिमांड 80 है। 100 सप्लाई हुआ, 80 कंज्यूमर, 100 सप्लाई 80 कंज्यूमर, तो 20 अक्यूमुलेट हुआ, 20 + 20 40 + 40 + 20 60, तो ऐसे करके अक्यूमुलेट हो रहा है, राइट। अब तेरी इन्वेंट्री,
तेरी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, ठीक है, तो तेरी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, इन्वेंट्री बिल्डअप होते होते मैक्स पहुंच जाएगा, राइट। तो देख ये 200 मैक्स पहुंच गया, उधर मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी थी, क्यू क्यू, मतलब तेने तेरे स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री क्यू शॉर्ट अप करा, क्यू इन्वेंट्री मैक्स पहुंच गए, एंड इसके अंदर मैक्स इन्वेंट्री अपन अक्यूमुलेशन करके मैक्स इन्वेंट्री पहुंचे, हाँ तो इधर समझ गया। 200 है, राइट। बस यही लॉजिक है। डेली डिमांड का मतलब क्या है, डेली डिमांड यानी 80 की बात करें, डेली हाँ तो डेली तार क्योंकि मेरी मशीन है तो सप्लाई तो अपने हिसाब से करे जा रही है और डिमांड उतनी है ही नहीं, तो मेरा अक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो राइट। मैक्सिमम अक्यूमुलेट हो जाएगा 200। हाँ ये ऐसे एक एग्जाम्पल है, बस हाँ एग्जाम्पल। हाँ मतलब भाई एग्जांपल। अब देख, इधर डेली डिमांड है डेली प्रोडक्शन, मान चल तुझे क्वेश्चन में एनुअल डिमांड और एनुअल प्रोडक्शन दिया होता, तो फिर तो भी सेम ही बात होती, डेली डिमांड में डेली प्रोडक्शन करिए, एनुअल डिमांड में एनुअल प्रोडक्शन करिए, एक ही बात है, हाँ वही ठीक है। वही। तो वो दोनों कर सकते हैं। दूसरा, इधर मैक्सिमम इन्वेंट्री का तो डेरिवेशन करेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री का 1 माइनस डी बाई पी इंटू क्यू, ठीक है, ये ओके डेरिवेशन करके तो डायरेक्टली याद करें मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना है, 1 माइनस डी बाई पी इंटू क्यू। ओके। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, इधर अगर मैक्सिमम इन्वेंट्री ये है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इंटू हम्म। होल्डिंग कॉस्ट, तो तेरे को मिल ओके जाएगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ओके। क्योंकि वापस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, इधर हाँ उधर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इधर सेटअप कॉस्ट रहेगा, ठीक है, हाँ। क्योंकि इधर मशीन का सेटअप करने का कॉस्ट है, तो ऑर्डर तो कर ही नहीं रहे, खुद ही बना रहे, ओके बाकी सब सेम ही है, डिमांड बाय क्यू एनुअल सेटअप कॉस्ट, डिमांड बाय क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट को या सेटअप कॉस्ट को। ओके तो ये ओके ठीक है समझ गया। और वो तो सेम ही था, एवरेज इनटू मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो इनटू ईओक्यू। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 कहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे नीचे, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, ये कहाँ पे बोल रही है या ये, नीचे नीचे। ये इधर नीचे, हाँ नीचे ये वाला, ये तो सेम ही था, ऊपर जैसा था, ईओक्यू का एवरेज कर दो मतलब हाफ कर दो ये क्यों इनटू। नहीं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री, हाँ ओके क्यू हाँ स्टार अलग है। सॉरी, अभी 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 उसको मैक्सिमम इन्वेंटरी हाँ, बोलेंगे। क्यू स्टार इधर मैक्सिमम इन्वेंट्री, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या है, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इनटू एनुअल इनटू होल्डिंग कॉस्ट होता है, एनुअल कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, हाँ ठीक है ठीक समझ है। गया। ये क्यू स्टार है, क्यू स्टार जहाँ पे ये क्यू क्यू जितने भी जहाँ पे भी क्यू लिखा है वो क्यू स्टार ही है, हाँ ठीक है। समझ गया समझ गया। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अपने दो मॉडल, इकोनॉमिक प्रोडक्शन लॉट साइज मॉडल हो गया, जिसके अंदर क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री 1 माइनस डी बाई पी इंटू क्यू, होल्डिंग कॉस्ट में जब एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 करना होगा, प्लस जब ईओक्यू मतलब जो ऑप्टिमम क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तभी नीचे डिवाइडेड में 1 माइनस डी बाई पी आएगा, ठीक है। और बस इतना ही, और कुछ चेंज नहीं है। अब इन्वेंट्री मॉडल विद प्लान शॉर्टेजेस, इन्वेंट्री मॉडल विद प्लान शॉर्टेजेस मतलब कि तू इसमें बैक ऑर्डर्स को अकाउंट कर रहा है, मतलब तेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तू बोलता है जब भी स्टॉक में आएगा मैं तुझे प्रोडक्ट दे दूंगा, तो इसके अंदर बैक ऑर्डर्स तू ले रहा है, ठीक है। अभी बैक ऑर्डर्स अगर ले रहा है तो कितना ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स लेना चाहिए उसका भी पता होना चाहिए, तो उसके फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखने हैं, इसे बहुत डेरिवेशन करके गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। तो क्यू ऑप्टिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 डीसी बाई डीएच, ये तो सेम रहेगा। ये तो सेम है हाँ। अब मान चाहिए इधर सी एच, अब फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर नीचे सी एच है तो इधर सी बी रख लेना, उसको ऑपोजिट सी बी रखा और बाकी दोनों को ऊपर भेज दिया, तो सी एच प्लस सी बी ऊपर, ठीक है। ओके ओके। उसी में सी अगर क्या है? ऑप्टिमम सीबी बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट, बैक ओके ऑर्डरिंग, अब मानते हैं ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स निकालना है, तो ऑप्टिमम बैक ऑर्डर में क्यू क्यू से मल्टीप्लाई करना, अगर इधर सीबी नीचे तो इधर सीएच को ऊपर रख दिया और बाकी सीएच प्लस सीबी को नीचे डाल दिया। एक सेकंड, ये एस स्टार क्या है? एच स्टार मतलब ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स, ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स, तो जैसे ऑप्टिमम क्यू स्टार क्या है इसमें? ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑर्डर, ये समझाऊंगा बैक ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है समझाता ठीक हूँ, है समझाता हूँ। तो क्यू स्टार का मतलब है ऑप्टिमम क्वांटिटी, एच स्टार का मतलब है ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स। अब इधर नीचे सीबी है तो ऊपर सीएच, नीचे दिया हुआ है सीएच प्लस सीबी, तो ये दो ऑप्टिमम बैक ऑर्डर्स, ऑप्टिमम क्वांटिटी पता चल गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में देख, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होता है एवरेज इन्वेंटरी इनटू होल्डिंग कॉस्ट, ये भी तुझे डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, क्यू माइनस एस स्क्वायर बाय 2 क्यू इनटू होल्डिंग कॉस्ट, और एवरेज बैक ऑर्डर से एस स्क्वायर बाय 2 क्यू, सेम ही बस देख, क्यू माइनस एस की जगह एस स्क्वायर डाल दिया, डिवाइडेड 2 इनटू बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट, बाकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही है जो हमेशा पिछले पिछले ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, होल्डिंग कॉस्ट भी सेम ही है, हमने एवरेज किया एवरेज इनटू। इन्वेंट्री और एवरेज बैक ऑर्डर्स इधर नया है, और बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ठीक देख, है ओके इधर बैक ऑर्डर्स का मतलब होता है कि तेरे पास यूनिट नहीं है, तो बोलता है कि जब भी स्टॉक में आएगा मैं आपको यूनिट प्रोवाइड कर लूंगा, तो ठीक है, डिमांड है लेकिन तेरे पास स्टॉक नहीं है, उसे होते हैं बैक ऑर्डर्स, ठीक है। ओके तो ऐसे कितने बैक ऑर्डर्स लिख सकते हैं, वो ये है। अब मैं तुझे लॉजिक समझ, सपोजिटली तेरा जो लीड टाइम में डेली डिमांड था तेरा, नहीं 5 दिन का लीड टाइम था, ठीक है, हाँ लीड टाइम इन डेज इज 5 डेज, एंड डेली डिमांड कितना है तेरा 5, तो टोटल कितना हो गया 50, राइट। हाँ अब 50 के अंदर इमेजिन कर कि आज आज 50 यूनिट बाकी है और तू ऑर्डर करता है, ठीक है। तो तू तेरे जब पूरा डिमांड के टाइम होगा तो 50 50 क्वांटिटी खत्म हो जाएगी और नया ऑर्डर आ जाएगा, राइट।
अभी इसके अंदर तू 10 बैक ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है, इसका मतलब तू जो लीड टाइम रीऑर्डर पॉइंट है उसमें 50 में से 10 माइनस कर दे, यानी मान चल बैक ऑर्डर्स 10 लेने के लिए जो तैयार है, तो 50 तो माइनस 10 60 कितना, ऑर्डर 40। हाँ ठीक है, तो आज तूने 40 पे ऑर्डर किया, तेरा 40 तेरा कंज्यूम हो गया, अब 10 का और डिमांड है लेकिन तेरे पास 10 यूनिट्स नहीं है, मतलब तो बैक ऑर्डर लेने के लिए तैयार है, राइट। हाँ तो तेरा रीऑर्डर पॉइंट में तुझे माइनस करना होगा बैक ऑर्डर्स, समझ में आया? ओके मतलब ओके जो डीएम था पहले पहले जो लीड टाइम, ये क्या है, लीड टाइम इन डेज इनटू डेली डिमांड हाँ माइनस द बैक ऑर्डर्स। बैक ठीक है, ऑर्डर ओके, तो ये ऐसे रीऑर्डर पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर यूकी मॉडल, ये अपना फोर्थ क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर यूकी मॉडल के अंदर होल्डिंग कॉस्ट इन्होंने दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है। तीन रेंज होती है कि इस रेंज में आपको ये यूनिट कॉस्ट लगेगा, इस रेंज में आपको ये यूनिट कॉस्ट लगेगा, इस रेंज में आपको ये ओके यूनिट कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ओके तो देख ओके तीन तीन रेट है अभी तो सबके लिए। इस ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये चेंज हो रहा है बार बार, ये तीनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ तीनों के लिए तो ऑप्टिमम क्वांटिटी कैलकुलेट करी, 700, हम्म। 711, 718। ठीक है, ये तो इस बेसिक ईओक्यू कम फॉर्मूला था जो पहले हाँ था। करेक्ट, तो तूने ऑप्टिमम क्वांटिटी जो ऑर्डर करनी चाहिए वो कैलकुलेट कर ली, पहले वाला इसकी रेंज के अंदर है, तो तू ये क्वांटिटी ये कॉस्ट अवेल कर सकता है। वेलकम। सेकंड 711 इस रेंज के अंदर ही नहीं है, तो अगर हमें ये डिस्काउंट अवेल करना है, ये प्राइस अवेल करनी है, तो मिनिमम 1000 तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुमने 1000 ले लिया, फिर ओके इसके अंदर भी रेंज के अंदर नहीं है 718, तो मिनिमम 2500 लेना पड़ेगा, तो मिनिमम 2500 ले लिया। ठीक है, अब इससे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। देख इधर क्या है, अगर तू कम क्वांटिटी ऑर्डर करता है एक बार में, तो तुझे पूरे डिमांड को 5,000 डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा, और अगर तू ज्यादा ऑर्डर करता है तो पूरे एनुअल डिमांड को कवर करने के लिए तुझे कम बार ऑर्डर करना पड़ेगा पूरे साल के अंदर। ठीक है, ये एनुअल डिमांड है, राइट। तो अभी क्वांटिटी ऑर्डर से जितना क्वांटिटी तू ऑर्डर कर रहा है, ज्यादा ऑर्डर करेगा तो तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो तेरा बहुत नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, समझा? हाँ तो कम कम क्वांटिटी ऑर्डर करा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो गया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ, और ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर किया तो होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो उसी तरीके से तूने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तूने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली सबके। अब एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होता है, जो डिमांड है इनटू यूनिट कॉस्ट, जो यूनिट कॉस्ट दे रखा है इन्होंने, और हर एक और डिमांड दे रखा है, तो तूने डिमांड डिमांड तो तुझे पूरे साल का कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये तेरा एनुअल एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स, एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स, एंड एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स, और ये तेरा परचेज कॉस्ट है जो तेरे को पूरे साल का डिमांड है, जो तुझे कवर करना ही पड़ेगा। तो टोटल अब किया, जब डिमांड 5000 यूनिट्स के लिए हमने टोटल तीन डिफरेंट यूनिट से टोटल कॉस्ट किया, तो हमें पता चला इसका कॉस्ट सबसे कम है, तो हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, 1000 पर क्या कहते हैं एनुअल परचेज कॉस्ट हमें निकला और 700 हमने ऑर्डर किए, और वैसे हमने 700, 1000 और 2500। हाँ तो टोटल हम लोग ने तो 3500 और प्लस वो तो 4200 हमने ऑर्डर किए ना, वैसे नहीं देखना है। यहाँ पे किसके अंदर 4200 कैसे आया? नहीं नहीं 4200 गलत ही आया है। 700 का हम लोग ने अगर 5000 ऑर्डर करेंगे तो कितना होगा, वैसे हमें देखना है ना कि हम हाँ 700 वाले। मतलब इसको भूल जा, देख ये ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने में काम आता है। ठीक है, एनुअल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने में काम आता है। एनुअल परचेज कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट को डिमांड से मल्टीप्लाई करेगा तो एनुअल परचेज कॉस्ट मिल जाएगा, समझा? ठीक तो अगर ठीक इतनी है क्वांटिटी पूरे साल में ऑर्डर करता है टू कवर दिस 5000 यूनिट्स बार बार, मतलब 700 करके, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होगा। ठीक है, हाँ फिर टोटल कॉस्ट निकाल दिया हमने डिमांड मीटअप करने के लिए, तो जिसका कॉस्ट कम है वो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, उतना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। ओके ठीक है समझ गया। अब सिंगल पीरियड, अभी तक डिमांड जो था हमें पता था डिटर्मिनिस्टिक था, अब डिमांड है प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब डिमांड हमें नहीं पता है, राइट। ओके तो अगर डिमांड नहीं पता है तो देख इसके अंदर अगर डिमांड नहीं पता है तो न्यूज वेंडर प्रॉब्लम अगर देखें तो सिंगल पीरियड इन्वेंटरी विद प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड। प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड मतलब कि डिमांड एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करती है। अगर तो प्रोबेबिलिटी पहले समझाऊं तुझे, तो ये जो इस कर्व के अंदर इधर जीरो प्रोबेबिलिटी, इधर 1 है, मतलब ये पूरा इधर लेफ्ट से लेके राइट तक प्रोबेबिलिटी बताता है 0 से 1। ठीक है, हाँ समझ गया। जेड वैल्यू जो होती है बीच में 0 होती है, राइट साइड में जाओगे तो +1 तू अटक गया। है। फिर तू चाहता है कि स्टॉक आउट ना हो, अगर स्टॉक आउट ना हो एक सेकंड प्रणव तू अटक गया था जब जहाँ पे तू जेड समझा रहा था। जेड समझा था, अटक गया था मैं। तो देख हाँ जेड के अंदर जेड 0 इधर सेंटर के अंदर है। ठीक है, राइट में जाओगे तो 1 2 3, और लेफ्ट में जाओगे तो -1 2 3। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से शुरू होता है, इधर 1 से खत्म होता है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक पूरा। ठीक है, और सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, हम्म अभी अभी समझ,
तो तुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है जहाँ पे तेरा स्टॉक आउट ना हो। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है जहाँ पे स्टॉक आउट ना हो, इसका क्या मतलब है कि मान चल तेरा डिमांड जो है वो अगर क्वांटिटी से कम होता है, जो तूने क्वांटिटी ऑर्डर करी है, अगर डिमांड उससे कम है तो तेरा स्टॉक आउट तो नहीं होगा, राइट? अगर डिमांड इज लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब तेरा क्वांटिटी 50 है लेकिन डिमांड डिमांड 49 पॉइंट समथिंग या फिर 50 है, तो तेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, राइट? है ना? तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ अंडर एस्टिमेशन बाय कॉस्ट ऑफ अंडर एस्टिमेशन प्लस कॉस्ट ऑफ ओवर एस्टिमेशन। ये सिंगल पीरियड इन्वेंटरी कहाँ पे आता है? न्यूज वेंडर प्रॉब्लम में। आज का न्यूज़पेपर कल काम नहीं आएगा, आज की जर्सी न्यू सीजन अगले सीजन में काम नहीं आएगी। तो हमने कॉस्ट ऑफ, इससे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। प्रोबेबिलिटी से हमें मिलेगा जेड वैल्यू। वो कैसे मिलेगा? मान चल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद हमें जेड वैल्यू अगर टेबल पे देखें तो वो इधर है शायद, कंट्रोल टैब से होता है ना। हाँ, तो देख ये जेड वैल्यूज है। अपन को कितना चाहिए था जेड वैल्यू? अपन को जेड वैल्यू चाहिए था 0.57, ठीक है? तो 0.5 अभी देख, हमको प्रोबेबिलिटी क्यू स्टार क्या है? 150। हमको अभी तक क्यू स्टार हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। क्यू स्टार से डिमांड कम होना चाहिए, ठीक है? और हमें ये क्यू स्टार ढूंढना है। हम ये क्यू स्टार ऑर्डर करेंगे जिससे हमारा स्टॉक आउट ना हो, ठीक है? तो हम इस पहले हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी से हमने जेड कैलकुलेट किया। जेड कितना है? 0.57। और कैसे कैलकुलेट? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7143। तो 0.7143 ढूंढते हैं। अब इसके अंदर ये जो ऊपर वाला है, जो नेगेटिव वाला है, वो 0 से 0.5 के लिए, और जो नीचे वाला है 0.5 से 1 के लिए। अपना तो 0.7143 है, राइट? इसमें 0.7143, तो इसमें 0.7143 ढूंढते हैं। 7143 वो 2 3 और 5 7 के बीच में एग्जैक्ट, ठीक है? तो 2 3 4 3 5 3 एक सेकंड 0.7 0.5 0.565। हाँ, तो मतलब 743 है ना, हाँ तो 7 की 0.7 में 7 4 थोड़ा दूर है। 7 हाँ, ये देखिए, इस पूरा देख, लाइन देख इसको, 0.5, ठीक है? पर हम 0.5 क्यों देख रहे हैं? हमें 0.7143 देखना है ना। हाँ, देखना तो 0.714 इन दोनों के बीच में आएगा, राइट? इन ओके दोनों हाँ के बीच में। हाँ तो वो हाँ इसके साइड में थोड़ा ज्यादा है, 0.7157 के पास में, राइट? ओके ओके तो इधर 0.5 और ऊपर 0.57, तो 0.57 हो गया, ठीक है? ओके तो जेड की ठीक वैल्यू 0.57 है। नॉर्मल सा फॉर्मूला है क्यू स्टार एवरेज प्लस जेड इंटू सिग्मा। तो एवरेज कितना है? 150 मीन प्लस जेड जो तूने कैलकुलेट किया इंटू सिग्मा, तो तुझे 158 यूनिट्स मिल जाएगा आंसर, ठीक ठीक है। है? तो ये सिंगल पीरियड इन्वेंट्री। अब मल्टीपीरियड इन्वेंट्री पॉलिसी डिमांड के अंदर, मल्टीपीरियड इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि बहुत सारी इन्वेंट्रीज होगी। तो इसमें तुझे लीड टाइम दे रखा है 1 वीक, ठीक है? और डिमांड, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम दे रखा है 154। मतलब तू अगर एवरेज निकाले लीड टाइम का पूरे साल का, तो एवरेज डिमांड है 154। एवरेज 1 वीक में 154 हम्म, यूनिट्स होता है हाँ। इन्होंने एनुअल डिमांड नहीं दिया क्योंकि प्रॉब्लमेटिक डिमांड है, तो एनुअल डिमांड कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि वो वेरी करेगा। हमने अजम्पशन मान के 154 इंटू ये किए रहे वीक्स होते 52, तो हमने एनुअल डिमांड पता कर लिया, ठीक है? एनुअल डिमांड से हाउ मच टू ऑर्डर में नॉर्मल ईयर की फॉर्मूला लगा के हाउ मच टू ऑर्डर पता कर लिया। वर्किंग डेज 250 दे रखे, तो 250 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर से तुझे वर्किंग डेज बिटवीन ऑर्डर्स मिल जाएगा, राइट? अब देख, हाउ मच टू ऑर्डर से पता चल गया। वेन टू ऑर्डर देखते हैं। वेन टू ऑर्डर के अंदर रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट है, तो देख इन्वेंट्री इधर रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा? एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितना है? 154। मतलब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 154 है। तो पहले क्या करते थे, जब 150 और होता था तो हम ऑर्डर कर देते थे, राइट? लेकिन इधर क्या है? डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है। डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब इधर का तुझे मीन भी दे रखा है, मीन है जो कि 154 है। 154 है डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, मीन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 154 है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे रखा है जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉलो करता है। तो चांसेस है कि 50% ऑफ टाइम एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम से जो डिमांड है वो ऊपर हो, राइट? मीन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम से जो एक्चुअल डिमांड है वो ज्यादा हो 50% टाइम, और 50% चांस है कि वो डिमांड कम हो। ये समझ में आया? तो ये देख, मीन लीड टाइम डिमांड कितना है? 154 यूनिट्स, ठीक है? 154 बल्ब्स। देयर इज अ 50% चांस ऑफ स्टॉक आउट ड्यूरिंग लीड टाइम। समझ में आया ये पोर्शन? हाँ समझ आया। तो 50% चांस है कि डिमांड तेरा क्या हो जाएगा? ज्यादा है, और तेरे क्वांटिटी ऑर्डर करे कम है। मतलब जो लीड टाइम है, जो क्वांटिटी है वो कम है, तो इसका स्टॉक हाँ आउट हो जाएगा, तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो 50% ऑफ स्टॉक आउट इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है कि आर को, जो रीऑर्डर पॉइंट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, मतलब थोड़ा पहले रीऑर्डर करो, ठीक है? तो आर को कितना इंक्रीज करना चाहिए? वो होता है सेफ्टी स्टॉक। वो सेफ्टी स्टॉक हमें ढूंढना है, ठीक है? अब ये देख,
ये जो क्वेश्चन था, ये वाला सिंगल इन्वेंटरी प्रॉब्लम और जो अभी कर रहे हो सेम ही है, बस इधर हम क्वांटिटी ढूंढ रहे थे और इधर हम रीऑर्डर पॉइंट ढूंढ रहे हैं, राइट। इधर रीऑर्डर पॉइंट में जो एक्स्ट्रा यूनिट हम ऑर्डर करेंगे उसको सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देख, इस क्वेश्चन में एक लाइन बोली कि मैनेजमेंट इज विलिंग टू अलाउ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, जो डिमांड है, टू एक्सीड द रीऑर्डर पॉइंट। अगर डिमांड तेरा एक्सीड करता है रीऑर्डर पॉइंट को, इसका मतलब क्या है, स्टॉक आउट होगा, राइट। वंस इन 20 ऑर्डर्स, तो टोटल ऑर्डर कितने हैं कैलकुलेट किए 20, ये स्टॉक आउट कितना अलाउ कर रहे हैं 1 इन 20 यानी 5% टाइम ये स्टॉक आउट अलाउ कर रहे हैं। बाकी का जो देख, 5% टाइम अलाउ करेगी, डिमांड आर से ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी 95% टाइम स्टॉक आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिमांड इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टॉक आउट इज 0.95, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मिल गई। 0.95 प्रोबेबिलिटी से हम ढूंढेंगे जेड ढूंढेंगे, तो 0.95 देखना, 0.95 कहाँ पे, इधर 0.95, 495 और 505 एकदम बीचों बीच है, राइट। 5 इधर 5 उधर, 1.645, 1.645, 1.645। तो ये तुझे जेड मिल गया, जेड इंटू सिग्मा करेगा, तो ये तुझे एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक है, जो तूने ऐड कर दिया। तो जब तेरे 195 है तब तू ऑर्डर प्लेस करेगा, समझा। 195 पे ऑर्डर प्लेस करेगा, ताकि अगर डिमांड तेरा ज्यादा भी हो क्वांटिटी एवरेज से, तो तेरा स्टॉक आउट नहीं होगा क्योंकि तेरा सेफ्टी स्टॉक है। अब देख, होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंटरी से। होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंटरी से, हाँ, होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंटरी से निकालते थे। अब एवरेज इन्वेंटरी से अगर तू होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा है, तो इधर सेफ्टी स्टॉक भी है एक्स्ट्रा जो अपन ने कैलकुलेट किया। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जेड इंटू सिग्मा से। तो 41 का भी होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, तो 41 को भी होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, वो टोटल कॉस्ट में ऐड कर देना। इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। हाँ, बस यहाँ इसमें एवरेज नहीं है ना, 41 का 41 तूने एक्स्ट्रा स्टोर किया, ठीक है, ठीक, ओके। मतलब तूने सेफ्टी स्टॉक रखा, पहले तू नहीं रखता था, लेकिन अभी तूने सेफ्टी स्टॉक रखा। क्यों? क्योंकि तुझे पता है डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है, 50% ऑफ टाइम चांस है कि डिमांड ज्यादा हो, तो और तेरे को सिर्फ एक स्टॉक आउट अलाउ है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तूने 41 स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रखा, तो उसका होल्डिंग कॉस्ट तो लगेगा, तो ये होल्डिंग कॉस्ट लगेगा। बाकी एवरेज इन्वेंटरी जो तो क्यू ऑर्डर करता है, ठीक है, तो उसका क्यू ऑर्डर किया, उसका एवरेज इन्वेंटरी का होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, प्लस तूने एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखा, उसका होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो जो बाकी का जो रीऑर्डर पॉइंट है वो तो क्यू का ही पार्ट है, राइट। जब तो क्यू ऑर्डर करा, फिर बाकी का क्यू का इतना पार्ट बाकी रहा, तो उसको तूने उसको तू क्या कहते हैं, वो क्यू का ही पार्ट है। तो एक तो तुझे एवरेज इन्वेंटरी का होल्डिंग कॉस्ट देखना है, सेफ्टी स्टॉक का होल्डिंग कॉस्ट देखना है, फिर लास्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो सेम रहेगा, फिर तुझे टोटल अप करना है, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, ये सेम पेज रिपीट कैसे करा होगा, और कितना बाकी है प्राणा? उसने एक पेज रिपीट कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब स्किप कर देना, सिमुलेशन आ नहीं रहा है। और डीए करते हैं, डेटा एनालिसिस एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर क्या होता है, किसके बाद एक और टॉपिक है, सेकंड लास्ट। ओके। तो जनरल हॉस्पिटल, चार हॉस्पिटल है, और तुझे पता करना है कि तू एक हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल बना रहा है जो एफिशिएंट होगा, और अगर वो एफिशिएंट होता है तो तू इन चार में से किसी एक रेफरेंस में कंपेयर कर रहा है, राइट। जिसको भी तू कंपेयर कर रहा है और वो हाइपोथेटिकल अगर एफिशिएंट है, इसका मतलब वो जो रेफरेंस है वो इनएफिशिएंट है, तो उसमें एफिशिएंट बनने का स्कोप है। अब एफिशिएंट कैसे बनेगा हाइपोथेटिकल, जब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे रहा हो तब, राइट। ओके। और हाइपोथेटिकल बनेगा कैसे, हाइपोथेटिकल इन चार पांच हॉस्पिटल में से इसका कुछ जैसे इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल इन सबके इनपुट, सारे हॉस्पिटल के इनपुट हो गए, सारे हॉस्पिटल के आउटपुट हो गए अलग अलग, ठीक है। तो हम आउट ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो 0.25% जनरल हॉस्पिटल का लेते हैं, 0.25 हम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का लेते हैं, 0.25 क्वांटी हॉस्पिटल का लेते हैं, और 0.25 स्टेट हॉस्पिटल के लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका लेकर जो उनका अच्छा पार्ट है, उससे हम एक हाइपोथेटिकल अच्छा पूरा हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी, राइट। तो इन्होंने दे रखा है इनपुट्स, फिर इन्होंने दे रखा है आउटपुट। हमको इन दी एंड क्या बनाना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो कैसे बनता है, hypothetical composite hospital है जिसका output should be more than equal to the reference hospital and input should be less than equal to the resources available to the hypothetical composite hospital। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा, एक बार इक्वेशन बनाएंगे तो देख, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ई है जिसको मिनिमाइज करना है, ई क्यों मिनिमाइज करना है समझ में आएगा अभी। वेट्स क्या है, जनरल हॉस्पिटल का वेट, इनपुट वो जो इनपुट से ही मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट देख, इनपुट से ही मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट से ही मल्टीप्लाई होगा, इनपुट से ही मल्टीप्लाई होगा।
फिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का वेट इनपुट आउटपुट से मल्टीप्लाई होगा, इनपुट से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे हमको सबको वेट निकालना है। ये वो वेट है जो कंपोजिट हॉस्पिटल बनाता है मिलकर, ठीक है, सबका सबका पार्ट। अब इन सबका वेट जो टोटल है 1 होना चाहिए। अब आउटपुट ऑफ हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल, हमने रेफरेंस किसको लिया, काउंटी हॉस्पिटल को, यानी सी काउंटी हॉस्पिटल को, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ कंपोजिट हॉस्पिटल, हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल शुड बी मोर देन इक्वल टू द काउंटी हॉस्पिटल का आउटपुट, ठीक है, देख सेम है काउंटी हॉस्पिटल का आउटपुट, सेम दिख लिया। अब इनपुट के अंदर देख, इनपुट ऑफ हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल। इसका मतलब ये क्या है, काउंटी हॉस्पिटल को रिसोर्सेज कितना अवेलेबल था, 275, ठीक है। हमने इसमें ई मल्टीप्लाई कर दिया, ई 1 से 1, 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब काउंटी हॉस्पिटल ई अगर 50, ई अगर 90, अगर ई अगर 90.5% होता है, इसका मतलब जो काउंटी के पास में 275 है, उसका 90.5% से ये लेस। सारे नंबर देखो, हमको क्वेश्चन दिखा ना, ये सारे नंबर्स कैसे दिए होंगे, काउंटी के इतने हैं। ये ऐसे एक टेबल दी होगी, ये एक ओके, टेबल, ये एक ठीक टेबल, है, ठीक है, ये टेबल से गॉट इट, ये गॉट ये इट। टेबल से वैल्यू मिल जाएगी। अब ये ई मल्टीप्लाई किया, मतलब काउंटी का अगर ई 90.5 होता है, तो काउंटी के 90.5% रिसोर्सेज से कम, मतलब 90 पहले से कम ही है, राइट, फुल से तो कम ही है, तो ऐसे कम रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो ई जितना कम होगा, क्या मतलब उतना कम रिसोर्सेज यूज कर रहा है हाइपोथेटिकल, राइट। तो ई को मिनिमाइज करना है कम रिसोर्सेज ई में, क्या है, ई ई ई ई क्या है? जो काउंटी हॉस्पिटल के इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो मान चला अगर ये ई 90.5 है, ठीक है, ओके, तो 90.5% ऑफ ई इज अवेलेबल, इज लेस देन 90.5% ऑफ काउंटी हॉस्पिटल रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय हाइपोथेटिकल कंपोजिट हॉस्पिटल, समझा। ओके, ओके, और उस लेस में यूज करके वो ज्यादा या बराबर आउटपुट बना रहा है, समझा। ठीक कितना है। लेस यूज किया उसने, हमें ई फाइंड करना होता है कि ई फाइंड नहीं करना है? नहीं करना होता, नहीं करना होता। सिर्फ हमें कंस्ट्रेंट्स हाँ, बना के छोड़ देना है? करेक्ट। तो 90.5% रिसोर्सेज यूज करके, मतलब 90 यानी कम ही है, राइट, नहीं 100 से तो कम है, कम हाँ, रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा ज्यादा या बराबर आउटपुट क्रिएट कर रहे हो। तो इसको क्या ओके, कहेंगे अपन, एफिशिएंट, एफिशिएंट, मतलब ये हाइपोथेटिकल कंपोजिट एफिशिएंट है। और इसका ठीक है, उस ऑपोजिट मतलब क्या है, काउंटी एफिशिएंट नहीं है। काउंटी अपना 10% रिसोर्सेज कम यूज करके सेम आउटपुट दे सकता है, अगर वो पता करे। मान चलिए ये जो इधर है इनपुट है, इनपुट के अंदर इसने मेडिकल पेशेंट डेज थोड़े सही से कम किए, नॉन नर्सेस सही से कम ट्रेन किए, इंटर्न ट्रेन सही से कम किए, तो जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम अगर कम करते हैं और उतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा उनको क्या चीज कम करनी है, समझा। ठीक है, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन काउंटी हॉस्पिटल, समझा। ओके, तो ओके, एफिशिएंट हाइपोथेटिकल कंपोजिट है, तो यू कैन एक काउंट कह सकते हैं काउंट इज इनएफिशिएंट ठीक अभी है, इस स्टेज पे, ठीक है। ओके। और समहाउ इधर इसके बाद ये पेपर स्टॉप कैसे हो गया, 15 पेजेस का ही था। ये जो मेरे कल है, रुक जा, देखते मिरेकल, मिरेकल। हैं। मानत ने 15 पेजेस का ही बनाया था, जिसके अंदर लास्ट है ये, ठीक है, कोई नहीं, अपन एमडीपी इससे करते हैं। तो सेट कवरिंग प्रॉब्लम, लास्ट में एमडीपी होगा इधर। एमडीपी क्या होता है, मानचल 5 स्टेट होते हैं, राइट। मैं देख लेता हूँ एक बार मेरे बुक के अंदर भी, ये भी अपन ने कर लिया था। एनएमडीपी पे पहुंच गए अपन, लेट्स गो, ओके। देख, तो इसमें क्या होता है, मानचल तेरे स्टेट्स, आई विश मेरे नोट्स होते तो ज्यादा समझ में आता। तो तेरे नोट्स और कितने पेजेस है, वो खाली ऐड कर देना ना पीडीएफ में। गुड पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब बाद में कर देना, अभी तो खाली कैसे समझाएगा, पर तेरी नोटबुक में से देखे बिना मैं भी कैसे समझ सो सकूंगा? ठीक है, समझ जाएगा तू, देख, इसमें 5 चीजें होती है, ठीक है। मैं काम करूँ अभी पीडीएफ बना दूं, 2 ही मिनट लगेगा। कितने पेजेस और हैं? 4, बना दे। एक ही सेकेंड। तो वो थोड़ा जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा आगे स्किप कर देना, मैं जितने पीडीएफ बना देता हूँ फटाक से।
करो, आगे बढ़ो। हेम कहाँ पे गया है फिर? हेम डिनर पे है। ओ, मुझे समझ तो आ ही जाएगा शायद, नहीं तो मुझसे डाउट पूछ लेगा फिर। हाँ हाँ, मैं तेरे को डाउट से पूछूंगा ही। मेरे को अभी तक 70% चीजें समझ आ गई है। 30% थोड़ा ऊपर से गया क्योंकि बहुत सारा है इसलिए। मेरे को 70% चीजें समझ आ गई है। डैम, नोट्स 2। ओके, कराना दियरों को शेयर करो। ओके, सो नोट्स 2 ओपन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देख, ये नोट्स 2 है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर क्या है, जैसे ये इतना क्लियर दिख रहा है यार, पहले ना कितना। वो पेंसिल से था ना, ये भी पेंसिल से। हाँ, ये पेंसिल से ही है। तो ये बहुत ज्यादा तो पेन लग रहा है। इसके अंदर मार्को डिसीजन प्रोसेस में 5 चीज होती है: स्टेट, एक्शन, स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, रिवॉर्ड और डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, अब मान चल हाँ इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में एक्शन 0 लिया। फिर में स्टेट 1 में, स्टेट 1 के अंदर, ठीक है, एक्शन पीएस, फिर स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, रिवॉर्ड के अंदर आर, फिर बीटा डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, तो ये सब होते हैं, तो समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। तो देख, स्टेट एक मशीन है, मान चल मशीन मिल के अंदर एक मशीन है जिसके 4 स्टेट है: एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बैड। उनका हम्म। रिवॉर्ड अगर एक्सीलेंट है तो रिवॉर्ड 20,000 मिलेगा, गुड है तो 16,000 मिलेगा, एवरेज है तो 12, और बैड है तो 5। कहाँ फिर लिखा है? ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होता है। ठीक है, ओके। इतना इतना स्टेट पे रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ये। एक्शंस 3 है: डू नथिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर थर्ड स्टेज पे होगा तो सेकंड पे आ जाएगा, फोर्थ पे सेकंड पे आ जाएगा, कॉस्ट कितना होगा 2,000। दो ठीक है, हजार रुपये रिप्लेस के अंदर 2 से 1 आ जाएगा, 3 से 1 और 4 से 1, और कॉस्ट कितना 10,000। ओके। ठीक है, अब पॉलिसी कैसे होती है? पॉलिसी ऐसे लिखी होती है, पाई इक्वल्स टू ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। ठीक है, ये 4 क्या चीज है? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। ठीक है, ओके। इसके अंदर कुछ कुछ जगह एरर है जो मैंने नहीं, चलिए तो नया अपडेटेड है तो एरर नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। स्टेट 1 में कौन सा एक्शन होगा? एक्शन 1। स्टेट 2 में कौन सा एक्शन? एक्शन 1। वन। स्टेट 3 में एक्शन 2। स्टेट 4 में एक्शन 2। ठीक है, ओके। अब स्टेट 1 यानी स्टेट 1 की मैं वैल्यू निकालनी वी बाय 1, उसका हमें एक्शन 1 ढूंढना है। ठीक है, एक्शन 1 के अंदर, डू नथिंग। हाँ, एक्शन 1 में डू नथिंग, तो डू नथिंग यानी कि आपको इमीडिएट रिवॉर्ड कितना मिलेगा? 20,000। ठीक है, अब डिस्काउंट ये इमीडिएट नहीं, अभी का रिवॉर्ड है, अगले साल कितना रिवॉर्ड मिलेगा? तो 0.95 मतलब एक बार डिस्काउंटिंग। क्वेश्चन दिखा ना, क्वेश्चन नहीं लिखा तूने? क्वेश्चन इधर ये लिखा रहा, हुआ है। ऊपर लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैंने जूम इन कर दिया था इसलिए दिख रहा है, दिख रहा है। तूने तो ऊपर ओके, लिखा है कि 20,000, 6,000, 12,000, 5,000 हाँ गॉट हाँ, इट। ये करेक्ट, तो ये यही है। तो इसमें 0.95 हम अगले साल का डिस्काउंट करेंगे तो 0.95 इंटू 0.8 प्रोबेबिलिटी की हमें वैल्यू 1 मिले, 0.1 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें 2 मिले, और 0.3 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें 3 मिले। राइट, तो हमने 0.95 अगले पॉइंट साल का एट डिस्काउंट कर वन दिया। वन ये 0.8, 0.1, 0.1 कहाँ से आया? हाँ, तो ये देखिए ट्रांजिट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिख रही है ऊपर। ओके। इसका हाँ। मतलब होता है स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। अभी तो ओके। स्टेट 1 पे है, तो ये जो रोज है वो हमें स्टेट्स बताते हैं, और इनका टोटल प्रॉपर्टी 1 ऐड करके तो 1 होगा, इसको भी ऐड करके 1 होगा, इसको भी ऐड करके 1 होगा, इसको ऐड करके 1 होगा। समझ गया। और जो हाँ। कॉलम्स है कि स्टेट 1 0.8 से 0.2, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का प्रॉपर्टी 0.1, 3 जाने का प्रॉपर्टी 0.1, और 1 में रहने का 0.8। ठीक है, ओके, गॉट इट। अभी सेम 2 के अंदर कोई एक्शन नहीं करा, इमीडिएट रिवॉर्ड 16, और 0.95 इंटू 0.7 वैल्यू 2 मिलने का, 0.2 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3 मिलने का, 0.1 प्रोबेबिलिटी की वी पे 4 वैल्यू मिलना। हो जाएगा। सेम थर्ड के अंदर तो एक्शन 2 कर रहा है, एक्शन 2 कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड के अंदर है तो 2 में 2,000 पहुंच रुपये। जाएगा, 2 में पहुंच जाएगा तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होगा? 16। कॉस्ट कितना लगेगा? 2,000। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। 2 में पहुंच थर्ड, गया, राइट। थर्ड जो होगा उसमें हमें सेकंड एक्शन लेना है, हाँ थर्ड स्टेज पे। हाँ,
तो थर्ड से टू सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएगा, तो राइट? सेकंड स्टेज पे आ जाएगा तो हमारा रिवॉर्ड हो गया 16,000, बट उसका माइनस कॉस्ट हमें लगा 2,000, इसलिए 14,000 रुपए। 14,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.95। अभी तो सेकंड के ऊपर है, राइट? सेकंड पर तो इधर है, तो फिर सेकंड का जो भी इधर लिखा था ये सेम कॉपी पेस्ट करके इधर, समझे? इसके ओके अंदर V/4 में इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होगा, तो इसमें भी क्या है, एक्शन क्या है 2, एक्शन 2 तो कहां पहुंच जाएगा वापस से 16, 4 से 2 पहुंच जाएगा 16 रिवॉर्ड होगा, माइनस कितना हो जाएगा कॉस्ट 2,000, ठीक है? डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.95। अगर तू सेकंड में पहुंच चुका है, सेकंड स्ट्रीट पे, तो सेकंड स्ट्रीट का एकदम कॉपी कर लिया एग्जैक्ट, ठीक है? गॉट इट, इजी है ये वाला। हाँ, इसको अभी इक्वेशन में सॉल्व कैसे करते हैं, तो देख ये V/1 और V/1 सेम है, राइट? हाँ तो 0.95 into 85 मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हाँ तो कुछ मिलेगा, इधर 1 V/1 है, 1 V/1 में से तुझे माइनस करना है, तो देख तुझे कितना मिलेगा, प्लस 0.24 मिलेगा, 1 माइनस 0.6 मिलेगा, 0.95 0.8 मल्टीप्लाई तो 0.6 होगा, 76 होगा, उसको 1 में से माइनस करेगा तो 0.24 मिलेगा, राइट? ओके तो तूने इसको राइट साइड को, सारे ये जो भी V/1 है इनको राइट साइड में भेजना है, फिर 0.95 into 0.1 करके इसको भी लेफ्ट साइड भेजना, तो ये देख माइनस में आ गया, ठीक है? V/2 हाँ वहां पे इसको भी भेजे तो माइनस में आ गया, तो ऐसे V/1, V/2, V/3, V/4 और इक्वल्स में तुझे वैल्यूज दिख रही है, ये इधर की जगह, हाँ ठीक है? अब तुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर करना है, कोई भी वीडियो देख लेना जो भी तूने कैलकुलेटर लिया है, ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है जिसके हाँ अंदर तू इक्वेशन सॉल्व कर सके, तो इक्वेशन का मतलब हाउ टू सॉल्व अ साइमल्टेनियस, तू YouTube पे देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दिस कैलकुलेटर। ओके तो हाँ इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन के बाद में क्लिक करना साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस में क्लिक करना, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 4, ठीक है? नंबर ऑफ अननोन्स कितने 4। अब तूने ये बना दिया, ये तूने बना दिया कि V/1 V/2 V/3 V/4 और ये E, मतलब जो भी ये नंबर, ठीक है? तो तू कैसे पूछेंगे कैलकुलेटर में, पहले तो ये वाली डालेगा, फिर ये वाली डालेगा, फिर ये वाली डालेगा, ये डालेगा, ये डालेगा, फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे हमको ऑर्डर में डालना है, ठीक है? और फिर तू सॉल्व करेगा तुझे ये चार वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है गॉट इट। यही आंसर है। अब देख, अब ये तो ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं है, ये तो तुझे क्वेश्चन में पॉलिसी दी थी उसके अकॉर्डिंग तूने आंसर कैलकुलेट कर लिया। व्हाट अबाउट ऑप्टिमल पॉलिसी? तो ऑप्टिमल पॉलिसी कैसे देखते हैं, मान चल पाई स्टार, लेट पाई स्टार बी, इफ पाई स्टार इज द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर एमडीपी, देन पाई स्टार शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो वी पाई स्टार 1, अब देख हमें क्या करना है, हर एक स्टेट में जितने भी एक्शन होते हैं वो ट्राई करना है कि करे, तो स्टेट 1 में तो एक्शन 1 ही, स्टेट 1 में तो एक्शन 1 ही अवेलेबल है, यानी डू नथिंग, राइट? स्टेट 1 में एक्सीलेंट, एक्सीलेंट में तो सेकंड और थर्ड एक्शन तो कर नहीं सकते, है ना? ये सेकंड में एक्शन 1 पे कोई एक्शन हो रहा है नहीं, थर्ड में कोई 1 पे एक्शन हो रहा है नहीं, राइट? तो स्टेट 1 में सिर्फ एक्शन 1 करना है, तुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। स्टेट 2 में कौन सा एक्शन कर सकते हैं, तो डू नथिंग कर सकते हैं और थर्ड एक्शन कर सकते हैं, राइट? तो तू स्टेट 2 में एक्शन 1 और एक्शन 3 करना। अब इसमें कंस्ट्रेंट, इसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स है V/1 V/2 V/3 V/4, जो हमें मैक्स पता करने हैं, मैक्स मतलब कौन सा एक्शन ऐसा होगा जो हमारा रिवॉर्ड्स, V/1 का मतलब क्या है, रिवॉर्ड, तो टोटल ऑफ V/1 V/2 V/3 V/4 वो मैक्स होना चाहिए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डिसीजन वेरिएबल्स इज V/1 V/2 V/3 V/4, और ये कंस्ट्रेंट क्या है कि V/1 शुड बी मोर देन दिस सबको मतलब मोर देन होगा, लेफ्ट वाला मोर देन होगा। फिर स्टेट 3 के अंदर एक्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। स्टेट 4 में एक्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट? तो फिर बाद में याद देना, इधर तू सोचेगा मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इधर मैक्सिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। इसका एक रीजन है, लेकिन तो कुछ वो समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो डायरेक्टली याद करना है, इधर मिनिमाइज करना है, क्या मार लूंगा मैं, हाँ। ठीक है? फिर आंसर ये सॉल्वर सॉल्व करता है इसके नीचे वाला, जो अपन को नहीं करना है एग्जाम में,